वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे और सल्तनत कालीन प्रशासन में जब हम लोगों ने पढ़ा तो कुछ हम लोगों ने उसके राजनीति एवं प्रशासन को देखा। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ एकता प्रणाली को देखेंगे। उसके बाद व्यापार वाणिज्य एवं तृतीय नगरीकरण को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था वो तीन प्रकार के भूमि में बटा हुआ था। एक तो इक्ता, दूसरा खालसा और तीसरा जो था वह अनुदान से संबंधित था। तो जो खालसा था वह सरकारी भूमि होता था और इसमें राज्य का जो आय होता था वह अधिकारियों के संरक्षण में राज्य के खजाने में जमा होता था। और इक्ता के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में समझें। उसके बाद क्या क्या व्यापार होते थे, न्याय व्यवस्था को देखेंगे और तृतीय नगरीकरण, आयात निर्यात क्या होते थे सल्तनत कालीन व्यवस्था में, तो उसको हम लोग आज देख लेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, दिल्ली सल्तनत कालीन समाज के बारे में, उसके बाद वास्तुकला एवं साहित्य के बारे में, और यह जो टॉपिक है सल्तनत कालीन प्रशासन यह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा और हम लोग शुरुआत करेंगे मुगल साम्राज्य को। तो चलिए शुरू करते हैं आज इक्ता प्रणाली के बारे में। कि इक्ता जो था वह इक्तेदारों की आवंटित भूमि होती थी। इक्तेदारों को एक अलग से भूमि आवंटित किया जाता था, एक भूमि का स्वामी बना दिया जाता था और उस क्षेत्र का जिम्मा उसे दे दिया जाता था। वहां पे वे टैक्स लेते थे और उसके बाद वहां के सारे न्याय व्यवस्था को, सारे प्रशासन को देखरेख करते थे। तो इक्तेदारों को आवंटित भूमि हो इक्तेदारों की आवंटित भूमि होती थी। इक्तेदार इस भूमि में अपनी सैन्य टुकड़ी रखते थे तथा अपना एवं सेना के खर्च के लिए यहां से राजस्व वसूलते थे तथा शेष रकम, जो रकम बच जाती थी उसे फखाजिल कहते थे। शेष रकम यानी कि फखाजिल केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था। तो इक्ता में जो इक्तेदार होते थे, इक्ता के जो प्रमुख होते थे उन्हें इक्तेदार कहते थे। तो इक्तेदारों की आवंटित भूमि होती थी। इक्तेदार इस भूमि में अपनी सैन्य टुकड़ी रखते थे तथा अपना एवं सेना के खर्च के लिए यहां से राजस्व वसूलते थे तथा शेष रकम, जिसे हम लोग फखाजिल कहते हैं, केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था। तो इक्तेदार इक्ता में क्या करते थे, अपनी सैन्य टुकड़ी रखते थे, वहां से राजस्व वसूलते थे और अपनी एवं सेना के खर्च के लिए राजस्व वसूलने के बाद जो शेष रकम बच जाती थी उस शेष रकम को फखाजिल कहते थे, उन्हें केंद्रीय खजाने में जमा कर देते थे। और यह जो इक्ता होता था इक्तेदारों की आवंटित भूमि होती थी, यानी कि सुल्तान के द्वारा आवंटित भूमि होती थी अलग अलग इक्तेदारों को। उस जमीन को इक्ता बोलते थे, यानी कि प्रांत। पिछले वीडियो में हमने इसे बताया है कि कई जो केंद्र होते थे वे इक्ता में बटे होते थे। इक्ता सिख में बटे होते थे और सिख कई परगना में और परगना कई ग्राम में बटे होते थे। इक्तेदार अपनी इक्ता भूमि पर मूलतः एक सैनिक अधिकारी होता था जो सुल्तान के आदेश का पालन करता था। याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि इक्तेदार के बारे में। तो इक्तेदार क्या होते थे, अपनी इक्ता भूमि पर मूलतः एक सैनिक अधिकारी होता था जो सुल्तान के आदेश का पालन करता था। सुल्तान एक सैनिक अधिकारी को नियुक्त कर देता था एक आवंटित भूमि पर और वहां उस जगह को देखरेख के लिए छोड़ देता था। जो राजस्व होता था वह सैनिक अधिकारी उस क्षेत्र से वसूल के राजा को देता था और फिर वह न्याय कार्यों में, राजस्व कार्यों में या फिर प्रशासनिक कार्यों में उसका इस्तेमाल होता था। तो इक्तेदार अपनी इक्ता भूमि पर मूलतः एक सैनिक अधिकारी होता था जो सुल्तान के आदेश का पालन करता था। इक्तादार अपनी इक्ता भूमि में व्यापार एवं वाणिज्य को प्रोत्साहित करता था तथा वहां
प्रशासन का कार्य भी देखता था। तो जो इक्तेदार होता था अपने इलाके में व्यापार एवं वाणिज्य का कार्य भी देखता था, साथ ही साथ प्रशासनिक कार्य भी देखता था। इसका मतलब था कि अपने इक्ता का सारा जो व्यापार था, वाणिज्य था, न्याय था, सभी का जिम्मेदारी किसके किसके ऊपर था? तो वो था इक्तेदार के ऊपर। तो इक्तादार अपनी इक्ता भूमि में व्यापार एवं वाणिज्य को प्रोत्साहित करता था तथा वहां प्रशासनिक कार्य भी देखता था। इक्तादारों का पद आनुवांशिक नहीं था, साथ ही साथ हस्तांतरित भी था। यानी कि जो इक्तादार का पद था वह आनुवांशिक नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि यदि किसी व्यक्ति को इक्तादार बना दिया गया तो वह उसका जो पुत्र होगा, उसका जो जनरेशन होगा वही इक्तादार बनेगा, ऐसा नहीं था। यह सुल्तान के ऊपर निर्भर था और साथ ही साथ यह हस्तांतरित भी था। हस्तांतरित का मतलब था कि यदि इक्तेदार को यह इच्छा नहीं है कि हमें इक्ता नहीं लेनी तो किसी दूसरे व्यक्ति को सुल्तान इक्तेदार बना सकता था। यानी कि इक्तेदारों का पद आनुवांशिक नहीं था, साथ ही हस्तांतरित भी था। इक्ता को अक्ता भी कहते थे। अक्ता या इक्ता व्यवस्था मूल रूप से पश्चिमी एशिया में प्रचलित थी। तो यह जो अक्ता या इक्ता की प्रणाली थी किस जगह प्रचलित थी सबसे ज्यादा? तो पश्चिम एशिया में। याद रखेंगे कि पश्चिमी एशिया में अक्ता या इक्ता प्रणाली सबसे ज्यादा प्रचलित थी। भारत में मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्ता दिए जाने की सूचना मिली। हालांकि इसे मजबूत बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को। तो भारत में मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्ता दिए जाने की सूचना मिली। हालांकि इसे मजबूत बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। कि भारत में मोहम्मद गोरी ने एक इक्ता किसे दिया जाता? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को एक इक्ता दिया था। लेकिन इसे मजबूत किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने एक मजबूत इक्ता प्रणाली की व्यवस्था की। इसे हमने पिछले वीडियो में बता भी दिया है जब हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे थे। तो हालांकि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्तेदार बनाया था, इक्ता दिया था, लेकिन इसे मजबूत किसने बनाया? मजबूत एक इक्ता प्रणाली की व्यवस्था किसने शुरू की? तो इल्तुतमिश ने। यही परीक्षा में पूछा जाता है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो हम लोग क्या लिखेंगे? इल्तुतमिश को। फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता को वंशानुगत बना दिया, जो पहले ऐसा नहीं था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता को क्या बना दिया? वंशानुगत बना दिया। इसका मतलब था कि जो इक्तेदार का पुत्र था वह इक्तेदार बनेगा, उसका पुत्र इक्तेदार बनेगा। ये इसे वंश के आधार पर बना दिया, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता को क्या बना दिया? वंशानुगत बना दिया, जो पहले ऐसा नहीं था। अब हम लोग व्यापार एवं वाणिज्य पर आते हैं। तो सल्तनत कालीन व्यवस्था में व्यापार कैसा था, वाणिज्य किस प्रकार से होते थे, उसे हम लोग देख लें। राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सल्तनत काल में व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। इस समय भारत का व्यापार पश्चिम एशिया, मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से मुख्य तौर पर होता था। तो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत काल में व्यापार वाणिज्य में काफी वृद्धि हुई। इस समय भारत का व्यापार कहां कहां से होता था? तो पश्चिम एशिया से, मध्य एशिया से और दक्षिण पूर्व एशिया से। तो याद रखेंगे कि सल्तनत कालीन व्यवस्था में भारत का व्यापार कहां कहां से होता था? तो दक्षिण पूर्व एशिया से, मध्य एशिया से और पश्चिम एशिया से। अब हम लोग उस समय के आयात निर्यात पर चर्चा करें, यानी कि भारत से कौन कौन सी चीजें निर्यात होती थी, भारत कौन कौन सी चीजें बेचता था और कौन कौन सी चीजें आयात करता था, यानी कि खरीदता था। तो सबसे पहले भारत में आयातित वस्तुओं में घोड़ा, शीशे की वस्तुएं, सोना, चांदी, चीन से कच्चे रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, मदिरा,
दास दासी ये सभी खरीदे जाते थे। तो भारत में आयातित वस्तुओं में यानी कि भारत कौन कौन सी वस्तुओं को खरीदता था, जैसे कि घोड़ा, शीशे से बनी वस्तुएं, सोना, चांदी, उसके बाद चीन से कच्चे रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, मदिरा, दास एवं दासियां, ये सभी भारत आयात करता था। उसके बाद भारत से निर्यात होने वाले वस्तुओं में लोह एवं तांबे की वस्तुएं, सूती एवं रेशमी वस्त्र, नील, चीनी, मसाले, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, पान, सुपारी इत्यादि मुख्य तौर पर भारत से निर्यात होते थे। तो भारत से निर्यात होने वाले वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं प्रमुख थी? लौह एवं तांबे की बनी वस्तुएं, सूती एवं रेशमी वस्त्र, चीनी, नील, मसाले, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, पान सुपारी, ये सभी मुख्य वस्तुएं थी जो भारत से निर्यात होती थी। भारत इन सभी वस्तुओं को बेचता था। तो ये तो था आयात एवं निर्यात के बारे में। अब हम लोग भारत के नगरीकरण के बारे में चर्चा करें। भारत में नगर व्यवस्था कैसी थी, शहरीकरण किस प्रकार का था, हम लोग उसे देखें। तो सल्तनत काल में नए राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों एवं तकनीकी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कई सारे नए नए नगर विकसित हुए, जिसमें दिल्ली, कड़ा, गंगा घाटी, लखनऊती, जिसे बंगाल भी कहते थे, पहले बंगाल को लखनऊती कहते थे, अजमेर, लाहौर, मुल्तान जो आज पाकिस्तान के इलाके में है, बयाना, यह राजस्थान का प्रमुख नील उत्पादन का केंद्र है, ढाका, यह मलमल के लिए मशहूर है, आदि मुख्य हैं। तो सल्तनत काल में नए राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों एवं तकनीकी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कई सारे नए नए नगर विकसित हुए। तो कौन कौन से नगर विकसित हुए? जैसे कि दिल्ली तो राजधानी ही थी दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद कड़ा, गंगा घाटी, लखनऊती, बंगाल का पुराना नाम क्या था? लखनऊती, अजमेर, लाहौर, मुल्तान जो पाकिस्तान के इलाके में है, बयाना राजस्थान का प्रमुख नील उत्पादन का क्षेत्र, उसके बाद ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध। ये सभी इलाके जो थे ये इन सभी प्रमुख नगरों का विकास हुआ। ये नए नगर पूर्व मध्य काल के लंबे नगरीय ठहराव के बाद विकसित हुए हैं। अतः इतिहासकारों ने इसे तृतीय नगरीकरण की संज्ञा दी है। मोहम्मद हबीब और इरफान हबीब नामक दो भाइयों ने अलीगढ़ की खोज की। तो याद रखेंगे कि ये जो नए नगर थे पूर्व मध्य काल के लंबे नगरीय ठहराव के बाद विकसित हुए हैं, यानी कि काफी लंबे समय के बाद विकसित हुए। अतः इतिहासकारों ने इसे तृतीय नगरीकरण की संज्ञा दी, यानी कि बाद में विकसित हुए, इसी के कारण इसे तृतीय नगरीकरण की संज्ञा दी। मोहम्मद हबीब और इरफान हबीब ने, जो दो भाई थे मोहम्मद हबीब और इरफान हबीब, इन्होंने अलीगढ़ की खोज की। याद रखेंगे अलीगढ़ कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। तृतीय नगरीकरण के कारण आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं धार्मिक विकास। तो तृतीय नगरीकरण जो था वह आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं तकनीकी विकास के कारण इन नगरों की खोज हुई। क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत में तकनीकी विकास हुआ, राजनीतिक विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ और साथ ही साथ धार्मिक विकास हुआ और भी विकास, और इन सभी चीजों के अधिक से अधिक विकास के लिए इन सभी नगरों की स्थापना हुई, विकास हुआ। तो ये तो था नगरीकरण के बारे में, जिसे तृतीय नगरीकरण कहते हैं। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। न्यायिक व्यवस्था कैसा था? न्याय प्रशासन केंद्र से लेकर नीचे तक तमाम अधिकारियों के तहत कार्य करता था, जिसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों की प्रजा को अलग अलग विधि के तहत रखा गया था। तो जो दिल्ली सल्तनत का जो न्याय प्रशासन था, केंद्र से लेकर नीचे तक तमाम अधिकारियों के तहत कार्य करता था,
जिसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों की प्रजा को अलग अलग विधि के तहत रखा गया था। यानी कि जो सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था था, केंद्र से लेकर नीचे तक तमाम अधिकारियों के तहत कार्य करता था। इसका मतलब कि ऊपर और नीचे अलग अलग अधिकारी होते थे अलग अलग न्याय व्यवस्था को देखने के लिए, जिसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों की प्रजा को अलग अलग विधि के तहत रखा गया था। इसका मतलब था कि हिंदुओं के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था थी और मुसलमानों के लिए अलग न्याय व्यवस्था थी। हिंदुओं को न्याय हिंदुओं के अधिकारी देते थे, जबकि मुसलमानों को न्याय मुसलमान के अधिकारी अपने अनुसार देते थे। हिंदू मामलों में धर्मशास्त्र, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि के आधार पर हिंदू धर्मशास्त्री फैसले करते थे, जबकि मुस्लिमों के मामले में मुस्लिम विधि के अनुसार न्यायिक अधिकारी जैसे कि काजी, मौलवी, मुफ्ती आदि फैसले करते थे। तो हिंदू न्याय के मामले में न्याय जो होता था वह धर्मशास्त्र के आधार पर होता था, पुराणों के आधार पर होता था, इन स्मृति ग्रंथों के आधार पर होता था, और इनके जो फैसले होते थे वे हिंदू धर्मशास्त्री करते थे। जबकि मुसलमानों के मामले में मुस्लिम विधि के अनुसार, मुस्लिम कानून के अनुसार फैसला होता था, और इनके फैसले काजी करते थे, उसके बाद मौलवी करते थे और या फिर मुफ्ती करते थे। तो जो मुसलमान के न्यायिक अधिकारी होते थे उन्हें काजी, मौलवी या फिर मुफ्ती कहते थे। तो मुसलमानों का जो न्यायिक फैसला था वो 4 प्रकार से होता था। पहले का नाम था शरिया, कुरान के आधार पर व्याख्या। तो कुरान के आधार पर जो व्याख्या होता था, कुरान के आधार पर जो फैसला होता था उसे शरिया कहते थे। हदीस, मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपरा के आधार पर। तो मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपरा के आधार पर जो फैसले होते थे उन्हें हदीस कहते थे। हदीस। समुदाय की सहमति के आधार पर, समुदाय की सहमति के आधार पर जो फैसला होता था उसे इजमा कहते थे। याद रखेंगे, सामुदायिक सहमति के आधार पर जो फैसला होता था उसे इजमा कहते थे। यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। सादृश्यता के आधार पर तर्क द्वारा किया गया जो फैसला होता था वह कियास कहलाता था। तो जो लॉजिकली जो एक्सप्लेनिंग होते थे, लॉजिक के आधार पर जो व्याख्या होती थी, जो फैसला होता था, यानी कि सादृश्यता के आधार पर तर्क द्वारा जो फैसला होता था उसे कियास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कियास। तो ये तो था न्याय व्यवस्था। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसके समाज के बारे में, वास्तुकला एवं साहित्य के बारे में, और भी सारे कुछ तथ्यों को हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए